अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज फातिमा वापस आ गई हैं, सेहतियाब हो गई। देखें कल पूरी कौम ने ऐसी दुआ की मुसल्ले पे बैठकर। हमने स्टार्टिंग में भी दुआ करवाई और फिर जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तब भी हमने दुआ करवाई। और उस मच्छर के लिए पता नहीं कितनी कितनी जो है ना वो उसको कोसा गया होगा कि वो मच्छर पता चला भी वेंटिलेटर पर है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फातिमा यहाँ पे सेहतियाब होकर वापस आ गई। फातिमा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी बैड एंड स्टिल आई एम। कुछ पैगाम देंगी लोगों को कि किस तरह ख्याल रखें भाई? डेंगू बहुत बढ़ रहा है कराची में स्पेशली, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम को वीक ना होने दें और उसको स्ट्रॉन्ग रखें। बुखार और वायरस इसी तरह से आपको अटैक करेंगे। और उसके बाद जो मच्छर है साफ पानी में जो होते हैं वो मच्छर जो काटते हैं, ये अक्सर कहा जाता है कि गंदे मच्छर होते हैं। नहीं भाई, वो साफ पानी, अगर आपके घर में कोई बर्तन में साफ पानी है तो उसको फेंकें और ना रखें वो, इसलिए क्योंकि उसी से डेंगू होता है। तो भाई डेंगू के साथ साथ आपने क्या किया? टेस्ट कराए, टेस्ट खाया करवाया, पिया? वो हाँ भी बताएं। खाया पिया, जूसेस का इस्तेमाल करना है, यखनी का इस्तेमाल करें ताकि आपको स्ट्रॉन्ग रहें। आप स्ट्रॉन्ग रहें, स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इम्यून सिस्टम आपका वीक नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अच्छी बात का आगाज़ करेंगे, मगर उससे पहले उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुबह का आगाज़ अच्छा किया होगा। और साथ ही साथ कराची के ट्रैफिक के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि हमारी एक्सपो चल रही है, 3 दिन की एक्सपो 6 नवंबर तक इस ट्रैफिक का सामना रहेगा, जब सुबह आप निकलेंगे, दोपहर निकलेंगे या शाम में। अच्छा, मजे की बात ये फातिमा, कल आपने जो मुझे अच्छी बात व्हाट्सएप की थी ना, वो मैंने लोगों तक पहुंचा दी थी। और ऐसे जाके लगी है ना वो, हमने जेलीसी की बात की थी। अच्छा। तो और फिर कुछ इंसानी कीड़े होते हैं जिनके जो पल रहे होते हैं, उनकी बात की थी कि उनको कैसे आपने ख़त्म करना है। वो जो आपने मुझे बताया था वो हमने व्हाट्सएप आपके ज़रिए जो है वो यहाँ पर बता दिया था। आज अच्छी बात क्या लेकर आई हैं आप? अच्छा जी, अच्छी बात का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी के फैसले एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा मोहतात रहना भी इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, अक्सर लोग इसी डर से कोई रिस्क नहीं लेते और ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, और फिर वही लोग दूसरों की कामयाबी देखकर सोचते हैं काश मैंने भी एक मौका आजमाया होता और कामयाब होता। तो दरअसल रिस्क लेना खुद पर यकीन रखने का दूसरा नाम है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज़बरदस्त आज आपने बात की। अगर इंसान हर वक्त कहीं कुछ गलत ना हो जाए कि खौफ में जीता रहे ना, तो फिर तरक्की करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मतलब यू कांट इवन टेक अ सिंगल स्टेप। दरवाजे खुद ब खुद बंद कर लेता अपने लिए। कभी कभी ज़िंदगी के अंदर रिस्क लेना, रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है आपकी सक्सेस के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रिस्क लेते हैं तो आपके रिस्क में भी इजाफा हो जाता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ता हो, कोई नया ख्वाब हो। हर कदम जो है ना वो आपकी एक मंजिल जो है ना वो करीब होती चली जाती है, कदम बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कामयाबी के साथ भी होता है कि कामयाबी हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो नए रास्ते इख्तियार करने की हिम्मत रखते हैं। कामयाबी कदम ही क्यों चूमती है, माथा क्यों नहीं चूमती? सब चीज़ चुमती है, क्योंकि अच्छा। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए और लेना पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि भाई अगर हमने कर लिया और इससे हमारा ये नुकसान हुआ, नुकसान की ना सोचें, क्योंकि नुकसान और कामयाबी और फ़ायदे के लिए ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ है। तो भाई याद रखें, ज़िंदगी उन लोगों को इनाम देती है जो ख्वाब देखने के साथ उन्हें पूरा करने का रिस्क भी लेते हैं। तो ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखें, डरते नहीं, बढ़ते जाएं, क्योंकि हर नया कदम एक नया मौका और हर मौका कामयाबी का रंग ले होता है। तो भाई मैं तो सोचती हूँ कि पहले मैं बहुत डरती थी बिलाल, अब मैं नहीं डरती। मैं फिर कहती आपने हूँ इतनी ड्रॉनी चीजें देखी कि डर खत्म हो गया? नहीं, अब मैं रिस्क ले लेती हूँ। अच्छा। चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो कि कोई फैसला लेने से हो। भाई हम हर चीज़ ये सोच ले कि ये चीज़ हो जाएगा तो इसका नुकसान ये है, मगर जो जिस रब ने हमें इस दुनिया में हमें भेजा, ये दुनिया खल्की, उसके ऊपर भी तो हम एतमाद और भरोसा जो कि पुख्ता होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि भाई अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, उसका समर अच्छा ही होगा। हाँ, वो अलग बात है, कहते हैं ना कि भाई अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोगे तो बुरा काटोगे। तो भाई अच्छा, इसका बहुत ज्यादा इससे मिलता जुलता एक ट्रैक है, क्योंकि भाई अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने जाएंगे तो फिर हर चीज अच्छी होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छा बोते तो हैं लेकिन वो फसल निकलती है, फिर एक टिड्डी दल आता है, वो पूरी फसल को तबाह कर देता है। तो काटने से पहले आपकी फसल भी तबाह हो जाती है। आपने रिस्क लेना है, रिस्क लेंगे तो आपको जो है ना वो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ जो है वो सक्सेस मिलेगी। लेकिन कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि रिस्क फैक्टर भी होता है। ऐसा नहीं कि रिस्क को आप बेवकूफ़ी समझकर एक बड़ी बारीक
बारीक सी थिन लाइन होती है कि रिस्क क्या है और बेवकूफ़ी क्या है। रिस्क कैलकुलेट करें और उस कैलकुलेशन के अंदर आप ऐसा जाएं कि आपके बैकअप के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे आप उस रिस्क को कवर कर सकते हैं, तो आप फ़ौरन रिस्क ले लें, सोचे समझे बगैर। बस एक प्लानिंग करें कि आपने ये काम करना है, पैशन होना चाहिए प्रोफेशन के अंदर या किसी भी चीज़ में, और आप आगे बढ़ जाएं। और उस काम को करने से पहले आप पहले उसके बारे में पढ़ें, जानें, जो तजर्बाकार लोग हैं उनसे ज़रूर मशवरा लें, फैमिली से मशवरा लें, अच्छे दोस्तों से मशवरा लें, उनसे ना ले लें जो आपसे वैसे चलते हैं और फिर वो आपको धकेल दें, झोंक दें उस चीज़ में, तो उसका नुकसान होगा। फिर तो भाई फैसला लेने से पहले, रिस्क लेने से पहले हर चीज़ की जांच पड़ताल कर लें, और आप ये भी सोचें कि आप में इतनी एबिलिटी है कि यू कैन डू दैट और यू कांट। सो इसी के साथ हम अच्छी बात का अख्ताम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और सबसे पहली खबर है कौमी एयरलाइन की, जिसकी इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी, जिससे मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया है। ज़राए के मुताबिक एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाजें शदीद मुतासर हुई हैं। बिल्कुल पीर की रात 8 बजे के बाद कौमी एयरलाइन की बैनुल-अक़वामी परवाजें जो रोज़ाना की बुनियाद पर होती थी वो रवाना नहीं हो सकी। 12 बैनुल-अक़वामी परवाजें मुतासिर होने से मुसाफिर इस वक्त शदीद परेशान हैं, एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, और मुतासिरा जो मुसाफिर हैं उनमें एक बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की बताई जा रही है। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के मुताबिक वो CEO कौमी एयरलाइन का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे, और उन्होंने तैयारों को उड़ान के लिए क्लियरेंस देने से रोक दिया। चलो, जब तैयारा क्लियरेंस के लिए तैयार नहीं है तो वो उड़ नहीं सकता। ये एक बड़ा एक रिस्क फैक्टर है, तो इसलिए जो पायलट हैं, जो अमला है, वो जहाज भी नहीं उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, ज़राए जो बता रहे हैं सैप के, उसके मुताबिक एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स अपने मुतालबात के हक में 2.5 माह से बाजू पर काली पट्टियां बांधकर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तवील पुरअमन एहतजाज के बावजूद कौमी एयरलाइन की इंतजामिया बात करने के लिए तैयार नहीं थी। ज़राए सैप के मुताबिक एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तनख्वाहें 8 साल से नहीं बढ़ाई गई। एयरलाइन के पास तैयारों के फाजिल पुर्जा जात की शदीद कमी है। दावा किया गया है कि इंजीनियर्स पर तैयारों के कौमी कवायद के खिलाफ परवाज के लिए क्लियरेंस देने के लिए दबाव डाला जाता है। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के मुताबिक वो एयरलाइन इंतजामिया के दबाव पर मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंकशाफ है जो अभी सामने आया कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर है वो ये बता रहे हैं कि भाई एयरलाइन इंतजामिया के दबाव पर मुसाफिरों की ज़िंदगी तो खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन होता ये है कि जो तैयारे हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके खिलाफ जो है वो अगर परवाज को क्लियरेंस दे रहे हैं, तो आपने देखा है कि माजी के अंदर भी हादसात हुए हैं, और उन हादसात का जिम्मेदार किसी को भी ठहराया जाए, लेकिन नुकसान एक आम आदमी का होता है ना। इसी के साथ साथ ये भी आपको बता देते हैं कि PIE का जो फ्लाइट ऑपरेशन है ना, वो दोबारा बहाल होने की तरफ गामजन हो चुका है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजाम के तहत फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है, जबकि PK 245 इस्लामाबाद ता दमाम और PK 761 इस्लामाबाद ता जद्दा की परवाजें रवाना कर दी गई हैं, जबकि दीगर मुतासरा परवाज़ों की टेक ऑफ क्लियरेंस भी जल्दी से फराहम की जा रही है। इंतज़ाम ने वाज़ह किया है कि एयरपोर्ट पर किसी भी तबके को मुसाफिरों को मज़ीद मुश्किलात में डालने या परवाज़ों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, ये बात तो हो गई है कि कौमी एयरलाइन में जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया हुआ है, 8 साल से उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी है, मगर साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मुल्क की सियासत से जुड़ी हैं, वो बता देते हैं आपको। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम हो गई, जिसके का मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और इसे तस्लीम करना है। मुजवजा तरमीम में आइनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजवजा तरमीम में शामिल हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है, जबकि वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कह दिया है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। और ये बात भी आपको बताएं कि जो आर्टिकल 243 है, यानी कि आर्टिकल 243, उसमें तरमीम का मकसद मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को जो ओहदा दिया गया था फील्ड मार्शल का, तो उसको आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना भी बताया गया है।
अच्छा जी, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद बताया कि NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड अब ये क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे शिक हैं जिनको लाना है, करना है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने 27वीं तरमीम पर क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे कोई तूफान हो। 27वीं तरमीम पर अभी मशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेफाक के राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। बिल्कुल, राना साहब बड़े एक्टिव हैं और वो कह चुके हैं कि जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया, कौन सी चीज़ है जो ज़ेरे बहस नहीं रही। इन चीज़ों पर तो गुफ्तगू 2-4 माह से हो रही है, जबकि इत्तेहादियों और दीगर से बात करेंगे और उस बातचीत के अंदर हम जो है वो कुछ मुशावरत का अमल भी लेकर आएंगे, जबकि मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। राना साहब ये भी कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐसे दस्तावेज लोगों के दरमियान लाएं जिस पर इत्तेफाक हो, ये ज्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, आर्टिकल 243 और फिर 27वीं आईनी तरमीम जो है, इस पर जो बातें हो रही है ना, ये एक बड़ी डीप कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि फील्ड मार्शल के ओहदे को कानून के अंदर लेकर आना, आइन के अंदर लेकर आना, फिर अभी जैसे हमने पढ़ा कि जजेस के तबादले, तकर्रुरियाँ, ये एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनकी जो तैनाती होती है, एक बड़ा पॉलिटिसाइज मामले की तरफ जा रहा होता है, तो फिर उसको डीपॉलिटिसाइज किया जाता है, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हम बात करें तो जाहिर सी बात है ये दो बड़ी ऐसी जमातें हैं जो कि विफाक में इनके इत्तेहाद के बगैर हुकूमत बनी नहीं सकती थी। अब जाहिर सी बात है इसके साथ वो जमातें भी जो जाहिर सी बात है इन टॉप रैंक्स में नहीं है, वो कम सीटों के साथ असम्बलीज में आई, फिर हुकूमत बनी, तो इन दोनों का जो किरदार है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी साहब और नून लीग से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म है, तो अब ये देखना है कि दोनों जो तरमीम आर्टिकल्स हैं उस पर क्या फैसला होता है। क्योंकि ये बात वाज़े तौर पर राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। तरमीम अगर आ रही है तो इसमें जमहूरियत के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। 27वीं तरमीम पर अभी मशावरत का आगाज हुआ है और एग्जैक्टली अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे देखें क्या होता है, मगर स्टेक होल्डर से मशावरत होगी, जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर्स के साथ साथ सियासी जमातों से, फिर असम्बलीज में ये बात जाएगी, फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है बिलाल, जिसके बाद इसको एक्सेप्ट किया जाता है या जिसकी मंजूरी होती है। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर का कहना था कि मिसाक जमहूरियत में हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, सबकी राय है, अगर आईनी अदालत हो तो बेहतर और पायदारी से मामला चल सकता है। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ PTI ने दी थी। पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत पर इत्तेफाक है, मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत है, जिसके ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिके आर्टिकल्स जो कि अब इसकी इम्प्लीमेंट में सब इत्तेफाक राय होगी तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बात राना सनाउल्लाह साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट नोट है ना कि NFC पर बात शुरू होगी, और NFC का मसला ये है कि जो आपको एक फंड दिया जाता है, PFC होता है और NFC होता है। NFC सूबों को मिलता है और PFC जो है वो सूबाई हुकूमतें लोकल जो टाउन और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उस तक मुंतकिल करती है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। NFC के अंदर हमेशा ये मसला चलता रहा कि NFC सूबों को नहीं दिया जाता, सूबे PFC नहीं देते, जो शहरों की हुकूमतें होती हैं, इसलिए वो रोना गाना चलता रहता है। इस पर भी ये कहा राना साहब ने कि बात शुरू होगी तो पता चलेगा कौन नाराज है और कौन राजी है। अपोजिशन में तो दौड़ लगी है कि कौन ज़्यादा जारहाना अंदाज में अपनाए, और जो अंदाज होता है आपका वो अपनाया जाए या फिर उसकी तारीफ हो। अच्छा भाई, ये भी एक बड़ा मसला PTI के दौर में शुरू हुआ था कि जितना आप एग्रेसिव होंगे उतनी तालियां बजेंगी, उतनी टेबल बजाई जाएगी और उतना आपको जो है वो लाइमलाइट के अंदर लाया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। जबकि उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी कि सुहेल आफरीदी साहब जो अभी नॉमिनेट हुए हैं, हमारी बात करा दें, वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात की है। अभी ये मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी चल रहा है कुछ मामला, क्योंकि उनके जो जुमले हैं ना सुहेल आफरीदी साहब के,
बड़ी माजरत के साथ, भाई आप केपीके के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सबसे बड़ा ओहदा आपके पास है, लेकिन उनके ना तो वो कंडम करते हैं जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, अटैक्स के बिल्कुल उन्होंने खातिर खानी लिया हुआ। अच्छा, दूसरी बात जो शहादतें हो रही हैं हमारे फौजियों की, जवानों की, उसको भी नहीं सराहते हैं, खराज अकीदत तहसीन भी पेश नहीं करते हैं। उनके जो जुमले हैं वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है सुनने में कि वो फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनतुल खवारिज हो, उनके ही हक में जा रहे हैं, मतलब मुखालफत में तो नहीं जा रहे हैं किसी भी तरह। तो भाई इस हवाले से अब क्या होने जा रहा है कि 243 आर्टिकल और 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा, कब तक ये बैठकें चलेंगी और किस किस के साथ होंगी, तो ये वक्त ही बताएगा। मगर साथ ही साथ अहम दौरे की भी बात कर लेते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने सदर ममलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हें गुलदस्ता पेश किया। और इस वक्त जो है ये एक अहम इम्पॉर्टेंट दौरे के साथ जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं, अब वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। अच्छा, जहां वो समाजी तरक्की, जामे मुआशी नमू और गुर्बत में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे और ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और डेलीगेशन भी मौजूद है। बिल्कुल, दोहा के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं सदर पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं और पूरा डेलीगेशन भी है। लेट्स सी कि इसकी जो अपडेट्स आती हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। जबकि जो सदर ममलिकत हैं वो BISP के किरदार पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात से जो है वो कुछ आगाही भी देंगे। अभी जब रोस्टम पर आएंगे कुछ बात करेंगे। जबकि दोहा अलायंस बराए सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स जो कॉम्पैक्ट के आगाज़ है उसके अंदर उससे मुतालिक ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि आलमी तरक्याती वादों से हम आहंग मनसूबों, माली वसाइल के हुसूल और SDG स्टिमुलेशन जो इस वक्त आलमी इक़दामात हैं उनकी अहमियत पर भी जोर देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं फातिमा जो आज बड़े इंपॉर्टेंस रखती हैं, ख़ासतौर पे अगर मुल्की सतह पर देखा जाए तो कुछ आईनी तरमीम की बात हो रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब उस एग्रेशन का मकसद ये नहीं है, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की शराकत दारी के बगैर वो जो तरमीम हो सकती थी वो हो नहीं सकती थी। अब मौलाना साहब एक पेज पर है नहीं पीपल्स पार्टी के साथ, तो अब ये देखना है कि ये दोबारा से एक आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं ना, वो कैसे होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सदर ममलिकत बहुत इंपॉर्टेंट दौरे पर जो है ना वो इस वक्त मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। अब इससे तो ये जो लगता है आज के इस दौरे से कि ये रेवेन्यू जनरेशन का एक दौरा है ना, कि मतलब कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, कोई ना कोई GDP की ग्रोथ की बात करेंगे। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर GDP तोड़ने और ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। और साथ साथ ये जो दौरे होते हैं उस दौरों में जो वज़ीर आज़म हो या सदर हो या पाकिस्तान की कोई अहम रहनुमा या डेलीगेशन हो, वो मुख्तलिफ उमूर पे बात करते हैं। ताल्लुकात, इंटरनेशनली जो अफेयर्स आजकल चल रहे हैं, बहुत कशीदा सूरत हाल है। गज़ा के बाद इंडिया, अफ़गानिस्तान, फिर रशिया और फिर अमेरिका, तो इसके बाद साथ ही साथ तिजारत पर भी बात होती है, मफादात में सिग्नेचर्स होते हैं ताकि वो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अच्छा, ये तो तमाम तरह चीज़ें हो गई, मगर साथ ही साथ अब हम शहरों की बात कर लेते हैं, कराची शहर की बात कर लेते हैं। अब बहुत जो वाक़या तवातुर से हो रहे हैं वो हो रहे हैं एक्सीडेंट्स के और डंपर्स के, जो डंपर्स शहरों को चल रहे हैं। अच्छा, कराची का इलाका है रामसामी, जहाँ डंपर की टक्कर से नौजवान की मौत के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और मुश्तल शहरों के दरमियान एक तसादुम हुआ और जाए वक़ुआ पर जो लियाकत महसूद है अपने साथियों के हमरा पहुंचे। फिर उन्होंने इलाके मकीन जो वहां पर मौजूद थे पहले से ही, उन्होंने लियाकत महसूद और उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वो इसलिए क्योंकि उस डंपर की टक्कर से और उस डंपर ने एक मोटरसाइकिल को और उसमें जो बैठा शख्स था उसको कुचल दिया। मुश्तल अफराद की शदीद नारेबाजी के बाद डंपर एसोसिएशन के मुसल्ला गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। बिलाल, ये दिस इज़ नाउ द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज, इसलिए क्योंकि अब जो शहरी हैं वो उकता गए हैं, अब उनकी बस से बाहर हो गई है, क्योंकि अब जानो माल के साथ साथ अब जो नौजवान नस्ल है वो मुसलसल जो है वो इन डंपर्स की नज़र हो रहे हैं और इनकी जो चीज़ें हैं साथ साथ उनकी जान जो है। अच्छा, स्क्रीन आप हमारी देख सकते हैं कि उस पर हम आपको ये फुटेजेस दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर तमाम तर रात का जो वाक़या हुआ रामस्वामी में,
गार्डन के अतराफ, और वहाँ पर मुश्तिल अफराद ने जब पहुंचे वहाँ पर और फिर उसके बाद वहाँ पर फायरिंग की गई मुसल्ला गार्ड्स ने, और फिर क्या हुआ वो बड़े मुश्किल सिचुएशन बनी। अच्छा, हमारी टीम कोशिश भी कर रही है इस वक्त, बजरिया व्हाट्सएप ग्रुप ज़रा चेक करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आ रही होंगी कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, और एसोसिएशन के नुमाइंदे को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कि हो क्या रहा है। और ज़रा इस वक्त प्रीव्यू मेरे सामने आ जाए तो मैं उस पूरी वीडियो को एलेबोरेट करूं कि क्या क्या हुआ था। कुछ बातें ऐसे सामने आई थी कि वो जो एसोसिएशन है, डंपर एसोसिएशन, उसके सदर जो महसूद साहब हैं वो पहुँचे उस जगह पर, और फिर उस पहुँचने के बाद उनके वो ऑब्वियसली हो सकता है कि कंपनसेशन के लिए पहुँचे हों, या हो सकता है कि वो जो होता है ना कि गार्ड्स के साथ मुसल्ला, और जो उनका एक अंदाज़ है जारहाना किस्म का अंदाज़ होता है, या फिर समटाइम्स आई वुड से जाहिलाना किस्म का अंदाज़ होता है, उस अंदाज़ को लेकर वो वहाँ पर पहुँचे तो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल इस तरह हुई कि एक ब्लैक वीगो थी आगे, जिसके पीछे गार्ड बैठा हुआ था उस डाले के अंदर, और फिर पीछे जो है वो एक वाइट कलर की सेडान कार थी, और उसमें जो है वो खुद इनके एसोसिएशन के सदर वो बैठे हुए थे। हुआ कुछ यूँ कि लोगों ने गाड़ी का घेराव किया, और लोगों ने जो है वो इस तरह से ये पूरी सिचुएशन बनी है कि मुश्तिल हो गई आवाम ना। तो उसके बाद फिर वो जो गार्ड था उसने एक गन हाथ में ली हुई थी। कुछ कयासराइयाँ ये भी हो रही हैं कि वो ममनुआ बोर की गन थी, यानी कि जिसका लाइसेंस अलाउड नहीं होता। इसके ऊपर भी ज़रा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो लाइसेंस अलाउड नहीं था या था। ममनुआ बोर था जो उसके हाथ में गन थी, गालिबन SMG थी, ये क्या थी वो इस वक्त फुटेज के अंदर सामने आ जाएगी। और उसने हवाई फायरिंग की है, और फिर हवाई फायरिंग करने के बाद इंतहाई नारवा सलूक है, और ये मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की एक्ट के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए कि उसने आम शहरियों के ऊपर वो गन तानी हुई थी, और जिस किस्म का क्राउड हो रहा था, और अगर खुदा ना खास्ता एक भी शहरी के ऊपर फायर हो जाता है, गन चल जाती खुदा ना खास्ता, तो वो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती। ये हम फुटेजेस में दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से डाले पर बैठकर मुसल्ला जो गार्ड है उसने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की। और अच्छा जो नौजवान जिसकी कल बाइक पर वो सवार था अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ, फिर उसके बाद जो डंपर से उसको कुचला गया, उसका नाम शाहजेब के नाम से हुए, और बीवी अभी तक हॉस्पिटल में। तो ये बड़ी बुरी सिचुएशन कराची वालों के सामने आई हुई। एक माफिया, जिसको हम डंपर माफिया कहें तो गलत है, क्योंकि मुसलसल कई सैकड़ों जाने जा चुकी हैं इन हादसात में। अच्छा जी, इसी के हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो कहा है, उनकी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है और एक इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कराची में सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि IG सिंध वाक़े का नोटिस ले, मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। तो भाई जरूरी है, भाई सबके लिए कानून होना चाहिए, सिर्फ आम शहरियों के लिए क्यों? अच्छा, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, गवर्नर सिंह की कोशिशों से मुझे तो रात में ये खबरें मौसूल हो रही थी कि एक FIR हो चुकी है, और उस FIR के अंदर लियाकत महसूद को नॉमिनेट भी कर दिया गया है, और हमारे सामने जो पर्चा नामा होता है वो भी गायब हो गया है। तो ज़रा सा उस पर्चे नामे को मंजर आम पर लेकर आएँ स्क्रीन पर, ताकि हम आपको कुछ अपडेट्स बताएं व्यूअर्स को। कुछ मामला ऐसे भी हैं कि रात गए पहले बहुत सारे वाक़ात हुआ। एक दफ़ा हमने आयशा मंजिल के ऊपर लियाकत महसूद को देखा था, असलहा लेकर आए थे, और फिर कहा था कि जो भी इस वक्त सामने आएगा तो वो मुझसे टकरा कर गुजरेगा। अब आप ये देखें कि सेकंड टाइम वो आते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सोचती, क्या अगर से हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, रब्ता हो जाता है तो उनसे सरीहन ये पूछेंगे कि आपकी हिकमत अमली क्या थी, और वो ऑब्वियसली सिचुएशन में कॉल नहीं उठाएंगे। आई नो एग्जैक्टली, बट हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं कि उनको कॉल करें, या उनके कुछ उनके जो कुछ लोग हैं उनके एसोसिएशन के, या उनके जो भाई हैं वाटर टैंकर एसोसिएशन के सदर, उनको भी ज़रा कॉल मिलाई जाए। उनके भी नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि FIR कट गई है, और FIR के अंदर उनको नॉमिनेट कर दिया गया। गालिबन ये पहली दफा हुआ, इससे पहले FIR कटी थी, पता है किस पर कटी थी? आफाक अहमद पर। सिर्फ ये बात करने पर कि कहीं पर भी कुछ होगा तो वो उनका जो बयान था ना, वो ऐसा लगा कि आवाम को मुश्तिल करने के जुमरे में आता है।
तो क्या ये जो इनका गार्ड है, ये जिस तरह से सबके ऊपर बंदूक ताना हुआ है, तो ये क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अगर गार्ड हैं आपके पास तो गार्ड आपकी सेफ्टी के लिए, ना कि आवाम पर फायरिंग करने के लिए। अच्छा जी, माली इमदाद की भी और तिब इमदाद की भी यकीन दहानी करवाई है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने। जो शख्स जाबाक उसकी जख्मी अहलिया को, और साथ ही साथ कहा कि कराची में ड्राइविंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं, ट्रैफिक हादसा में लोगों की जान लेने वालों को भी इबरतनाक सजा दी जाए। अच्छा जी, ये तो बात कराची की हो गई है। तो मुख्तलिफ हालात हम कराची में देख रहे होते हैं, चाहे वो चलान के हवाले से हो, माफियाज के हवाले से हो, बंदिश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी टम्पर का मामला। तो कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं? अब बता दें आप ही कि कराची वालों के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि कराची के अवाम की जानो माल की हिफाजत हो। सिचुएशन इतनी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि आप देखें इस वक्त 3 जगहों पर हम देख रहे हैं कि कराची वाले फंसे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अजरक नंबर प्लेट्स का एक जोर था कि हर जगह पर जाली नंबर प्लेट्स बनाई जा रही थी, उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद ई चालान आ गया सिस्टम। तो ई चालान के अंदर हमने देखा कि कराची वाले परेशान थे कि अपनी लेन में चलें, जबकि कराची का ट्रैफिक दुरुस्त होता दिखाई दिया। हमने अप्रिशिएट करने का। अब ये तीसरी चीज़ हुई जिसके ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि अगर ये कराची की मोटरसाइकिल्स हैं, कराची की गाड़ियां हैं, उसके ऊपर भारी चालान होते हैं कि आपने 400 रुपए का चालान जो कि लाहौर के अंदर है वो 5000 रुपए का चालान यहाँ पर रखा है। तो मेरी सिर्फ एक मौद्दिबाना गुजारिश है, और गुजारिश से ज़्यादा इस आवाम के जो है वो इल्तिजा है कि ये जो ट्रक, ये जो हैवी व्हीकल्स है ना, इन पे आप 1-1 लाख रुपए का चालान रखें। अगर तो ये ओवर स्पीडिंग करते हैं, अगर ये अपनी लेन से हटकर किसी और लेन में जाते हैं, जब आप एक आम शहरी के ऊपर 400 रुपए का चालान जो लाहौर के अंदर वो 5000 रुपए का कर सकते हैं ना, तो ये आपको करना पड़ेगा कि आप एक ट्रक के ऊपर, एक हैवी व्हीकल के ऊपर, या जो आपके जो बड़े ट्रॉलर्स हैं उसके ऊपर आपको चालान 1 लाख रुपए तक ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मौसम की। और पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लिपेट में रहा। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में फिर से सरे फहरिस्त आ गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 तक पहुंच गया है। लाहौर के इलाके लोअर माइल का AQI 743 रिकॉर्ड किया गया है। अगर गुजरावाला की बात करें, आई थिंक 743 होगा या 743 है, आई थिंक 743 होगा। गुजरावाला 280, मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 को छू गया है। अगर हम सियालकोट की बात करें तो वहां पर 184, फैसलाबाद 251, पेशावर का AQI 196 रिकॉर्ड किया गया है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन और पंजाब में और पंजाब के अतराफ में। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की बात कर लेते हैं, महकमा माहौलियात की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। आलूदगी फैलाने वाले मुतअद्दिद सनती यूनिट्स मुनहदिम कर दिए गए हैं, फैक्ट्री सील कर दी गई हैं। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी जो है वो फाल कर दिया गया है, जबकि ड्रोन स्क्वाड्स तैनात कर दिए गए हैं। स्मोक फ्री जोन्स कायम कर दिए गए हैं। जबकि सीनियर वजीर की अगर बात करें, जो पंजाब में है, मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा कि साफ फजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इक़दामात के जरिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़म भी नजर आ रही है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो या फिर एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हो, उन्होंने भी ये कहा है कि कल से लाहौर के अंदर बादल बरसने की नवीद है जो सुना दी गई है, जिसके बाद स्मोक में कुछ कमी मुतवक्के हो सकती है। चलें, होपफुली कि वहाँ बारिश हो जाए और बारिश के बाद जो है स्मोक वो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, सेहत ही इसके साथ जोड़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मौसम तब्दील हो रहा है तो सेहत के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई सेहत का ख्याल रख जाए। कहते हैं सेहत सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन अक्सर हम अपने जिस्म के उन छोटे छोटे सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बड़ी बीमारी की इब्तिदा साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक मसला है हाथ पैरों का सुन होना। अक्सर लोग इसे वक्ती थकन या मौसम की तब्दीली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दरअसल ये जिस्म की एक अहम वार्निंग हो सकती है। तो ज़रूरी है वार्निंग्स को जो कि आपका माइंड आपको कह रहा होता है ना कि भाई हाथ में दर्द हो रहा है या आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रही थी, तो उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। बिल्कुल, अब बात हो गई है सुन होने की, तो इस पर बात कर लेते हैं कि हाथों और पैरों का सुन होना एक ऐसी कैफियत होती है फातिमा जो बज़ाहिर मामूली लगती है, मगर इनके पीछे खून की रवानी में रुकावट होती है, या फिर आसाबी कमज़ोरी होती है, या फिर शुगर
ज़ियाबतीस जैसी संगीन वजूहात भी छुपी हो सकती हैं। जबकि ये अलामत अगर बार बार ज़ाहिर हो तो उसे नज़रअंदाज करना ऑब्वियसली ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ आसाबी निज़ाम की जो ख़राबी है उसकी निशानदेही करती है, बल्कि बाज़ औक़ात दिल और दिमाग से जुड़े हर मसले का भी जो पेश ख़ैमा होता है ना वो हो सकती है। मुसलसल सुन होना हाथों का और पैरों का, इनकी या फिर गिरफ्त हो या तवाज़ुन को जो है वो मुतासिर कर सकती है। मतलब आपकी ग्रिप कमज़ोर हो सकती है, बैलेंस आउट हो सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चलना, लिखना या फिर चीज़ों को पकड़ना, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये मसला बार बार या मुसलसल हो रहा है, ये वाज़ेह पैगाम है कि डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिस्म में आसाबी निज़ाम की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, वर्जिश और ज़हनी सुकून इंतहाई ज़रूरी हैं। ज़्यादा कैफ़ीन, तंबाकू नोशी या मुसलसल दबाव की कैफियत भी इस मसले को बढ़ा सकती है। लिहाजा एहतियात को मामूल बनाएं, अपनी सेहत पर ध्यान दें और मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, क्योंकि सेहत ही वो नेमत है जो बाकी सब नेमतों की बुनियाद है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आप वापस नहीं आ सकेंगे, काम खराब होगा। और अगर सेहत ठीक नहीं होगी तो मेल को, होस्ट को अकेले मॉर्निंग शो करना पड़ेगा। जो कि कल इनको करना पड़ता 2 घंटे बोलना पड़ेगा। इसलिए खुदा अपनी सेहत का ख्याल रखें, ढेर सारा जो है ना वो आप ख्याल रखें, सेहत का भी, डाइट का भी। अच्छा जी, सेहत अच्छी होगी तो फिर घूमने जाएंगे, तो घूमने जाने के लिए कहाँ जाना चाहिए ये आपको बताइए बिलाल। आज मैं आप सबको लेकर जा रहा हूँ शीश महल। आपने शीश महल का नाम तो सुना होगा। great। मतलब शीश महल सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है कि महल शीशों का होगा? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ऐसा ही है। और शीशों का बना हुआ ये महल, जब इसके ऊपर सूरज की पहली किरण गिरती है तो पूरा ये जो महल है ना रोशन हो जाता है। लाहौर के अंदर बरसग़ीर की सकाफत हो, तारीख़ हो या फ़न तामीर का जो ये लाहौर दिल समझा जाता है, सदियों से अपने दामन के अंदर ना बेशुमार दास्तानें समेटे हुए है। उसी में से एक दास्तान हमारी टीम ने खोज निकाली है, शीश महल। आज आप लोगों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, उस पर एक नज़र डालते हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला, शीश महल में जब आप अंदर जाएंगी तो आपको चारों तरफ अपना ही अक्स नजर आएगा, इमेज नजर आएगा। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। चले, ये अच्छी चीज है ना। तो टूर गाइड के लिए आप मुझे लेके जाएं। चले। और मैं पूरे एमटीएन की टीम को दावत दूंगा। और फिर एक चीज और ऐड कर लें, कदीर और मुश्तबा, ये एक लिस्ट के अंदर और कर लें, हमें यहाँ पे भी जाना है दिसंबर के बाद। कब जाना है वो दिसंबर के मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही इदारा बजट देगा उसके बाद मैंने फौरन जाना है, बात हो चुकी है। और आप सब भी अपने बजट को जरा कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर आपने जरूर जो है ना विजिट करना। अच्छा ये बताएं, मोटरसाइकिल चला लेती हैं आप? नहीं भाई, खुदा ना करें मेरे साथ ये। कभी ट्राई की? बहुत डर लगता है। कभी स्कूटी चलाने का सोचा? बहुत डर लगता है। स्कूटी चलाती हुई लड़कियां आप जब देखती हैं कैसा लगता है? ओह, आई फील वेरी प्राउड।